गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है सेक्शन सी को हम सॉल्व करेंगे। हमारा प्री बोर्ड क्लास 10 साइंस का फर्स्ट प्री बोर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। आप लोग इसको देख लीजिए ऐसे, है ना। हमने पिछले 2 वीडियो में सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यू था, सेक्शन बी जिसमें हमने वेरी शॉर्ट आंसर करवा दिया था। अब ये आता है आपका सेक्शन सी। अब ये 3-3 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से 33 है, तो आप जोड़ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कह रहा है कि यू हैव 2 सोल्यूशन ए एंड बी, द pH ऑफ सोल्यूशन ए इज 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ions concentration, which is acidic and which one is basic? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा अपने क्लास में, जब एसिड बेस साल्ट पढ़ा तो pH स्केल आया होगा। यहाँ पर अगर मैं एक 0 से 14 तक का एक स्केल बनाऊँ और बीच में 7 रख दूँ, ठीक है, तो इधर वाला अगर बढ़ता जाएगा तो ये आपका क्या है, बढ़ता जाने के सेंस कि माने कम होता जा रहा है ये पीएच। तो जितना कम पीएच हुआ उतना ही वो हाईली एसिडिक हुआ, ठीक है। यानी जिसका पीएच जितना कम वो हाईली एसिडिक हुआ, ठीक। लेकिन जब आप बेस की तरफ जाते हो, ठीक है, तो 7 से ये ऊपर होता है, 7 से 14। यानी जितना ज़्यादा इसका पीएच की वैल्यू बढ़ी, जितना ज़्यादा पीएच की वैल्यू बढ़ी वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक। एसिड में क्या था कि जितना पीएच की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक हो रहा है, ठीक। तो और जो एसिडिक होता है उसके पास एच प्लस आयन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा, और जो बेसिक होता है उसके पास OH माइनस होता है। बस यही फंडा है पीएच स्केल का। और 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं कि 7 जिसका पीएच है वो न्यूट्रल होता है। तुम लोगों ने डाइजेशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा किस तरीके से एसिडिक मीडियम का बहुत बड़ा रोल है और किस तरीके से बेसिक मीडियम का बहुत बड़ा रोल है। तो वो मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा, क्वेश्चन में आएगा तो डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा है कि आपको ए और बी सोल्यूशन दे दिया गया है और जो पीएच ए का है उसका 6 बोल दिया गया है और जो पीएच बी सोल्यूशन का है, बी सोल्यूशन का जो पीएच वो 8 है। तो क्लियरली देख लो, ए का कह रहा है 6 है, यानी 7 से नीचे है। अगर 7 से नीचे तो कैसा मीडियम होगा, एसिडिक होगा। और कह रहा है दूसरे का जो बी सोल्यूशन है उसका पीएच 8 है, यानी क्या कि वो 7 से ऊपर जा रहा है। अगर 7 से ऊपर जा रहा है दैट मीन वो बेसिक हुआ। तो एक क्वेश्चन तो हो ही गया कि जो ए है आपका वो एसिडिक सोल्यूशन हो गया और जो बी है आपका बेसिक, है ना। अब ये में जाना कि ए से एसिडिक और बी से बेसिक, ना ना ना, यहाँ पर अगर वो रिवर्स करते फंस जाओगे। हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे ना। देन लिखा है विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, विच इज एसिडिक एंड विच इज बेस। कौन रखा है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस, तो आपका हाइड्रोजन आयंस वही रखेगा जो एसिडिक होगा। तो यानी आपका सोल्यूशन ए जो है वो एसिडिक है और वही हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रखेगा। कम हाइड्रोजन आयन जो है बेस के पास होगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा होता है क्या, OH माइनस आयन। अब यही विच इज एसिडिक आपका आप जो ए सोल्यूशन वो एसिडिक हुआ और कौन बेसिक। बस 3 नंबर आपको मिल गए फ्री में। इतना ही करना है, ठीक है। जरा देख लेते हैं सोल्यूशन में क्या दिया है, ऑफिशियल सोल्यूशन भी देख लेते हैं ताकि आप लोग जरा सा भी डायलेमा में न रहें कि क्या हमको बता रहे हैं। देखो, ऑन अ पीएच स्केल एनी सोल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज कंसिडर्ड एसिडिक एंड विथ पीएच इज वैल्यू ऑफ मोर देन 7 दिस इज बेसिक। हेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन पीएच वैल्यू सोल्यूशन ए इज एसिडिक इन नेचर एंड while solution B is basic, so also since A is basic, it has greater concentration of hydrogen ions, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 27वां हल हो गया। देन इसके बाद आपका दिया है क्या कि एक्सप्लेन वाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रीचिंग विथ वाटर स्टार्ट floating on a surface. Write the chemical equation for reaction. Name one more metal that start floating after some time when immersed in water. क्वेश्चन वही है कि कैल्शियम मेटल को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो सबसे पहले फ्लोटिंग कर रहा है उसके सरफेस पे, तो आपको इस रिएक्शन का फॉर्मूला दिखाना है और कोई और भी मेटल को एग्जाम्पल बताना है जो कि ऐसे फ्लोट करेगा जब आप वाटर में उसको डाल रहे हो, ठीक है। जरा याद करना मेटल रिएक्टिविटी सीरीज सबसे टॉप पे कौन होता है आपका, पोटेशियम। देन उसके बाद सोडियम। हम साथ साथ में कुछ और चीज़ याद रखेंगे, तो ज़रा देख लो इसका ऑप्शन सही क्या है, 28। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म, ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप मेटल यानी जो
कैल्शियम और मेटल है सॉलिड फॉर्म में, अगर वाटर में आप डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जो बबल फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन गैस का, फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस पे वो स्टिक हो जाता है हाइड्रोजन गैस। तो गैस अगर किसी के पास जुड़ गया तो उसके वजन थोड़ा सा हल्का महसूस होगा और वो फ्लोट करेगा। तो ये रिएक्शन है, कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और इसी तरीके से मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्ट्राइकिंग टू इट्स सरफेस। ठीक है, इस तरीके से जैसे अगर इसका रिएक्शन आपको दिखाना है मैग्नीशियम वाला, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Mg और यहाँ पर H2O। तो ये फार्मूला बनता है आपका MgOH का ट्वाइस और फाइनली हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक, ऐसे बनता है आपका रिएक्शन, है ना। अब इसमें आपको ये देखना है, ठीक है, कि मतलब रिएक्शन किसका पूछ रहा है ना। तो इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन है, ये तो और आसान है। जैसे क्या लिखा है, देखिए सभी लोग एक बात ध्यान रखें, जिनको जिस भी लाइन में जाना, चाहे आप मेडिकल में जाना चाह रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, जो भी है, लेकिन बच्चों मैं ये कहूँगी कि 10th तक की साइंस सभी लोग याद रखें। जैसे किसी बच्चों को आगे चल के सिविल एस्पिरेंट बनना है, सिविल सर्वे बनना है, और किसी बच्चों को कोई एनडीए देगा, कोई एसएसबी देगा, कुछ भी, तो जनरल साइंस पूछी जाती है। और आपका 10th का साइंस ना एक जनरल साइंस का सिलेबस है। तो इस वजह से सभी लोग, चाहे जिसको जिस एरिया में जाना हो, साइंस का चाहे वो फिजिक्स का पोर्सन हो, चाहे आपका बायो का, चाहे केमिस्ट्री का, सबको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 29 कि ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड राइट द फंक्शन ऑफ इट्स मेन पार्ट। आप सभी लोगों ने जब आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़े थे उस दौरान एंट्री होती थी न्यूरॉन्स की, और जब 9th में पढ़े थे तब भी आप न्यूरॉन्स को देखे थे, नर्वस टिश्यू में जो आया था। या तो आप उसको बनाओ और उसको एक्सप्लेन करो, या फिर कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड राइट देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन, दोनों में से कोई एक करना है। तो ज़रा देख लो कैसे दिया है। सबसे पहले क्या किया है कि आपका न्यूरॉन को एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्या होता है, डेंड्राइट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये पूरा जो होता है इसी को सेल बॉडी, डेंड्राइट जो है थ्रेड हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये डेंड्राइट है, और जो न्यूक्लियस को लेके चला है बॉडी वो सेल बॉडी है। और जब डेंड्राइट्स आगे एक पतली ट्यूब से कंटिन्यू जाता है तो उसको हम एक्सॉन कहते हैं। ये रहा एक्सॉन पूरा लिखा है, और इनके बीच में जो ये गैप दिखते हैं इसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और जो एक्सॉन को कवर करे ये एक सीथ, उस सीथ का नाम माइलिन सीथ, और आगे एक्सॉन एक टर्मिनल एंड्स का बनाता, बटन बनाता है, जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। ये तो हो गया कि इसका स्ट्रक्चर। अब क्या क्या इसमें पाया जा रहा है उसको बोला है कि एक्सप्लेन करो। तो लिखा है और न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी करता क्या है, कंटेन द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, सेल बॉडी सब पास सब रहता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन। इट इंटरग्रेट इनकमिंग सिग्नल्स, डेंड्राइट्स दीज आर ब्रांच एक्सटेंशन एंड रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। डेंड्राइट का क्या, जैसे यहीं पे एक और न्यूरॉन होता है उससे सिग्नल को रिसीव करता है कौन, डेंड्राइट्स। ठीक है, एंड कन्वे थ्रू द सेल बॉडी, और डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ वो जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद एक्सॉन की तरफ जाता है। एक्सॉन क्या है, लॉन्ग थिन फाइबर दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन और मसल सेल्स। अब ये अदर न्यूरॉन या मदर सेल को ट्रांसमिट कर देगा कौन, एक्सॉन। द एक्सॉन इज ऑफन कवर्ड बाय अ माइलिन शीथ विच स्पीड अप द कंडक्शन ऑफ नर्व। तो माइलिन शीथ का काम क्या है कि उस इम्पल्स को और तेज़ी से कंडक्ट करा लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो इसमें बोला है क्या कि व्हाट आर द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का मेजर पार्ट क्या और उसका देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन भी लिखना है। ठीक, दोनों में से कोई एक करना है, तो हम दोनों क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले सेरिब्रम की बात क्या है, आपको जैसे जो भी आप सोचते हो, जो भी आप तर्क करते हो, बुद्धि जो आपकी है वो सेरिब्रम, और सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का ये। तो द लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर फंक्शन सच एज थॉट, लर्निंग, मेमोरी एंड वॉलंटरी मसल मूवमेंट। जो भी आप कोई चीज़ पकड़ रहे हो, उसको होल्ड कर रहे हो, तो उसको काम ब्रेन में कौन पार्ट काम कर रहा है, सेरिब्रम। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर एंड फर्दर इनटू लोब्स दैट कंट्रोल डिफरेंट सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। सेरिबेलम
अगला है सेरिबेलम। सेरिबेलम लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, इट कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट। देखो सेरिबेलम वो है जो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, ये ब्रेन का वैसा पार्ट है। क्योंकि जैसे अगर मान लेते हैं, भगवान ने करे, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है, देखो यहीं पर एक MCQ आता है, कह रहा है कि एक किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और वो जो है सीधे से, माने रिकवर करने के बाद भी वो सीधे से खड़ा नहीं हो पा रहा, चलने में वो लड़खड़ा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्रेन के किस हिस्से पे वो, कहाँ पर चोट लगी। तो आपका सही जवाब है सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम वो बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है ना। तो ये चीज़ होगा। और जैसे कहता है कि अगर कोई जो ड्रिंक किया है कोई पर्सन और वो भी लड़खड़ा कर चल रहा है, तो उस दौरान बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, ड्रिंकर के, जब ड्रिंक कर रहे हैं ड्रिंकर, तो उस दौरान क्या बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं, तो वही सेरिबेलम है। सेरिबेलम को वो मतलब कि एक तरह से सही काम नहीं करने देता है, जिसकी वजह से वो बॉडी पोस्चर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे कोई बच्चे कह रहे हैं कि नहीं ये क्वेश्चन कहीं और है और हमारा तो अलग आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग से नहीं आएगा, बस आपको देखना पड़ेगा कि नज़रिया किस तरीके से बन रहा है, ठीक। तो लोकेटेड एट द बैक ऑफ ब्रेन, इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट, मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस, इट इज़ एसेंशियल फॉर फाइन मोटर स्किल्स। एंड आगे जो आपका ब्रेन स्टेम है, कंप्राइजेज द मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। जो मिड ब्रेन है उसी को ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा का इच कंट्रोल्स बेसिक लाइफ फंक्शंस एज ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, मेजली वही आपका करता है ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ये उसी को देखता है, ब्लड प्रेशर। द ब्रेन स्टेम आल्सो एज अ कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड। इस तरीके से आपका ये आंसर है कि ब्रेन के फंक्शन मतलब पार्ट आप लिखिए तो आपका हो गया। आगे है क्या, आगे लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। कह रहा है कि आप पहचानिए फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच में और उसके एक एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक। तो देखो क्या लिखा है, जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट बाय द एलील्स इट पोजेसेस। एग्जाम्पल जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। फिनोटाइप क्या है, द ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम the interaction of its genotype with the environment, that means tall or short plants. For instance, a plant with a genotype capital T small t will have the phenotype of being tall. बस यही लिखना ही था, यही है आपका कि फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, और जीनोटाइप क्या है कि उसके एलील उसमें क्या प्रेजेंट है, वही चीज़ उसके एग्जाम्पल दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि टू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एज अ ब्लर। ब्लर मतलब था धुंधला। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। सबसे पहली बात कह रहा है क्या कि जो दो स्टूडेंट है वो नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, दूर की चीज़ें देख पा रहे हैं। तो तुम्हें याद होना चाहिए, देखो जो दिखता है वही दोष है, ये ट्रिक अपने दिमाग में रखो, जो दिखता है वही दोष है, यानी दूर का नहीं दिख रहा है, माने सॉरी दूर का देख रहा है, दूर का देख रहा है, तो दूर का मतलब हाइपर, तो इसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। और हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करने के लिए आप कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लेन किया, देख लो। आंसर लिखा है, इन हाइपरमेट्रोपिया द आई कैन नॉट कन्वर्ट द लाइट रे कमिंग फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। देखो बिहाइंड द रेटिना यहाँ पर चल रहा है, मेकिंग नियर बाई ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। इस देखो पूरा दिया है किस तरीके से ये उसको करेक्ट किया है, ठीक। सबसे पहले एक नॉर्मल आई का लिखा है, फिर डिफेक्टेड आई, और उसको किस तरीके से कन्वेक्स लेंस आगे लगाकर करेक्ट कर रहा है, ठीक। आगे है आपका क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट इज अनेबल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, हाउ कैन यू हेल्प हिम एंड स्टेट द लॉ बिहाइंड इट। तुमसे कह रहा है कि भाई आप अगर कोई एक स्टूडेंट हो पहचान नहीं पाएगा डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप कैसे उसको बताओगे, कैसे हेल्प करोगे, या फिर उसी के साथ ही कह रहा है कि इसमें कौन सा लॉ लगेगा। एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वन रूल इज डिपिक्टेड इन फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई दिस रूल। एंड ये देखो पहले वाले में क्या है ना कि आपको जो ये राइट हैंड रूल जो
मैक्सवेल का है, वहाँ पे ये लग रहा है। दूसरे में आपका दिखा रहा है लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, ठीक है। तो आप ये देखिए पैटर्न देखो, दोनों में से कोई एक पूछेगा ही पूछेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो दोनों यहाँ पूछ दिया, आपको जो आएगा वही एक लिखिए। तो देख लो इसका ऑफिशियल आंसर क्या लिखा है। सबसे पहले देखो, देखो ये हाथ का थोड़ा सा ब्लर है इसमें, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है इसलिए पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख लो लिखा है विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन आई कैन हेल्प यू। तो मैं तुम्हारे सामने ये दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा राइट हैंड रूल, थंब है जो करंट बताता है, और ये चारों उंगलियां जो हैं मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं, ठीक। तो क्या लिखा है, with the help of demonstration I can help you. This rule is used to find the direction of magnetic field produced by a current carrying conductor around it. Statement क्या, if a current carrying conductor is imagined to be held in the right hand such as the thumb points in the direction of the current, देखो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ठीक, और उंगलियां जो हैं अंदर की तरफ जाएंगी। then the सॉरी क्या लिखा है, ये रहा, imagine to be held in the right hand such as the thumb points or direction of the current, and then the curled यानी जो घुमावदार फिंगर्स हैं आपकी ऑफ हैंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। बस वही जो आपका राइट हैंड रूल है उसी को एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्या था कि डायग्राम बना के दीजिए, तुम्हारे लिए तो और आसान हो गया। थंब में देखो मोशन दिखा दिया, जो फोर्स जो मोशन होता है, और इंडेक्स फिगर अगर मैं लेफ्ट हैंड का बनाऊँ इस तरीके से, ये रहा, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका मोशन या फील्ड, जैसे अगर दो अलग अलग मैग्नेट है तो उस दौरान जो है काम करता है आपका लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये आपका थंब है जिसको मोशन भी बोला है, जिसको आपका फोर्स भी बोला है, मैग्नेटिक फोर्स, या आप कह सकते हो मोशन क्या हो रहा है ये चीज़। और ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका तर्जनी या इंडेक्स फिंगर है उसको हम कहेंगे क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये है आपका मिड फिंगर, ये आपका करंट है। तो इस तरीके से आप रखते हो कि सभी तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो इसी कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करो ये कौन सा रूल है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है, ठीक है। और आगे क्या है इसमें देख लो क्या लिखा है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मतलब जो डायग्राम है वो क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेटमेंट स्टेट stretch the left hand and such at that the thumb, first finger and central finger are mutually perpendicular to each other। बस कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, बस यही बताना है कि यहाँ पर जो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया है, बस तुम्हें बताना है कि कौन सा ये है। और यही तुम्हारा कितना नंबर का है, 3 नंबर का है। देख लो इतना आसान होता है, पहले से बस तैयार रखे रहोगे तो आसान लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत करेगा, ठीक। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन जो आपका सेक्शन सी का है, ठीक है। लिखा है इन अ फूड चेन इफ़ 25, देखो यहाँ पे क्या, 3 एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन दे दिया है ना। तो इफ़ फूड चेन में कोई है, इफ़ 25,000 जूल मैंने 25,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर टू ट्रांसफर टू द टर्सरी कंज्यूमर। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आप तुम क्या करो, T1 लिख दो, T2 लिख दो, T3 लिख दो, T4 लिख दो, ठीक है। T1 तुम्हारा प्राइमरी होता है, सॉरी तुम्हारा प्रोड्यूसर होता है ना। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर के लिए बोल दिया कि एक एनर्जी क्या है आपका, देखो एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर, तो पहले वाले पे क्या है आपका, ये रहा 25,000 मैंने 2500 जूल, सॉरी 25,000 जूल, ठीक है। और जब T1 प्रोड्यूसर हो गया तो ये पहला क्या, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ये, ठीक है। और दूसरा क्या, T3 पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक। और T4 पे क्या, टर्सरी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर टू ट्रांसफर टर्सरी कंज्यूमर, मतलब सेकेंडरी के पास कितना होगा और टर्सरी के पास कितना होगा, ठीक है। तो 10% ला आपका आता है जो लिंडमैन ने दिया था। 25,000 का 10% आपका क्या होगा, अगर आप कट करोगे तो 25 से 1 जीरो हटा दो तो इसके पास क्या बचेगा आपका 2500 हो जाएगा, ठीक। T3 के पास क्या होगा, इसका 10% करोगे तो 250 जाएगा, 250 जूल। इतना तक पूछा है आपका, ये हो गया आंसर, बस इतना ही लिख रहा है। आगे लिखा है नेचुरल वाटर बॉडीज आर नॉट रेगुलरली क्लीन वेयर एज एन एक्वेरियम नीड्स रेगुलरली क्लीनिंग। वही बात कि अगर आप एक तालाब है तो उसको कोई क्लीन करने रेगुलरली नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप वही एक्वेरियम रखते हो उसको क्लीन करता है, मैंने क्लीन करते हैं, क्यों, क्योंकि जो पॉन्ड होता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑलरेडी एक दूसरे का जो वेस्टेज है उसको खा के ख़त्म करते हैं और वो क्लीन रहता है। लेकिन जो एक्वेरियम उसमें नहीं इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना वो पॉन्ड में, इस वजह से इसको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, वाइट द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन लिमिटेड। कह रहा है कि क्यों फूड चेन में ये लिमिटेड, क्यों लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल, जैसे ट्रॉफिक लेवल ये तो है, क्यों लिमिटेड है, क्योंकि एनर्जी इतना अवेलेबल नहीं है कि आगे कंटिन्यू करा पाएँ।
क्योंकि एनर्जी लिमिटेड देन फूड चेन ट्रॉफिक लेवल आल्सो लिमिटेड। ठीक है, देख लेते हैं इसका ऑफिशियल आंसर क्या है आपका। ऑफिशियल आंसर देखो, पहले में प्रोड्यूसर लिखा है 10% ट्रांसफर का, 25,000 का 2500 हुआ, देन 2500 का 10% 250। मैंने वही आंसर कहा था, देख लो यही पे है ये। अगला बी के लिए कह रहा क्या, एक्वेरियम आर्टिफिशियली बिल्ड्स इकोसिस्टम फिर जनरली डू नॉट कंटेन एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल थिंग्स लाइक डिकम्पोजर आर नॉट प्रेजेंट इन। वही बात है, उनके पास उतने डिकम्पोजर नहीं, माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं जो कि वो खुद साफ कर पाए, इसलिए एक्वेरियम को साफ करना पड़ता है। तीसरा था कि क्यों लिमिटेड फूड ट्रॉपिक लेवल होता है, तो अकॉर्डिंग टू 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ एनर्जी पासेस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, दस द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज विद सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। लट भी नहीं रहा है। ट्रॉफिक लेवल्स का कंप्लीट है आपका आंसर। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में आपको सेक्शन डी जो कि 5-5 नंबर के होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ो। कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर अगर तुमने सॉल्व कर लिए तो यकीन मानो तुमको 70 से 80% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक, बस मेहनत से पढ़ो। अब ये मत सोचना है कि मैंने नहीं पढ़ा तो फिर कैसे होगा, हो जाएगा। बस अभी से अगर कंटिन्यू हो गए, यही दिसंबर से फरवरी तक, माने फरवरी तुम्हारा स्टार्ट ही हो गया 15 से, दिसंबर जनवरी तब भी तुम 70 तो ले ही आओगे अगर बढ़िया से पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।